एक भी टेक्निकल चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वकील बहुत हैं और कोर्ट कचहरी भी बहुत सारे हैं हर राज्य में, तो कोई भी आपका गला पकड़ सकता है। सर को नेशनल अवार्ड दे दो। वो डिसाइड कर चुके हैं एक्चुअली जूरी के। अगले साल का बुक हो गया। हाँ, मतलब इसी साल वो कह रहे हैं दे दो, अब रुको मत। हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का रिस्पांस हमें मिलेगा एक फिल्म के लिए, और वो फिल्म अब फिल्म नहीं रह गई, फिल्म से भी ज़्यादा आगे जा चुकी है। कई तरीके के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं जो कि दिल को छू गए हैं। उनमें से तो कितने लोग कह रहे हैं कि आप हमारा केस ले लीजिए, आप ही लड़िए। तो लोगों को लग रहा है कि मैं सच में जो है सच में वकील हूँ और बहुत ही कमाल का जो है वकालत कर सकता हूँ। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यू गाइस वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद है सिनेमाई गुलमोहर का एक ऐसा दमदार बंदा जिनका हर कोई है फैन, वन एंड ओनली मनोज वाजपेयी, और निर्देशक अपूर्व कार्की, जिनके खाते में भले ही कम फिल्में हैं लेकिन बम फिल्में। तो स्वागत है आप दोनों का। मनोज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बंदा को इतना तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, अभी तक का सबसे ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके जहन में उतर गया हो कि अविनाश इन्होंने या इसने ऐसा कुछ बोला था, मेमोरेबल? नहीं, मतलब जिस तरीके से लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं वो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का रिस्पांस हमें मिलेगा एक फिल्म के लिए, और वो फिल्म अब फिल्म नहीं रह गई, फिल्म से भी ज़्यादा आगे जा चुकी है। यहाँ तक कि जब आप मैसेज की बात करें, कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कई तरीके के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं जो कि दिल को छू गए हैं। उनमें से तो कितने लोग कह रहे हैं कि आप हमारा केस ले लीजिए, आप ही लड़िए। तो लोगों को लग रहा है कि मैं सच में जो है सच में वकील हूँ और बहुत ही कमाल का जो है वकालत कर सकता हूँ। लेकिन ये दिखाता है कि लोगों को न सिर्फ फिल्म अच्छी लगी है, बल्कि लोगों जब देख रहे थे तो उस पूरी दुनिया में वो खो गए थे। ये सबसे अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये अपूर्व और इनके टीम ने जो है ये अचीव किया है, वो काबिले तारीफ है। स्क्रीनिंग के दिन ही मैं अपूर्व से मिला था और बाहर आके जो पहली चीज मैंने इनसे बोली थी, मैं बोली थी कि मैं आपको बस गले लगाना चाहता हूँ। वाह, और मैंने बोला भी था कि आई थिंक ये बहुत रेयर होता है जब कोई फिल्म का प्रेस शो हो और उसमें सभी क्रिटिक्स अगर ताली बजा दे। ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही रेयर चीज है। बहुत रेयर। तो आपको अभी तक का सबसे यादगार कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिल गया? मेरे को बहुत सारे एक्चुअली जो सर लोग का रहे हो मेरे को भी आ ही रहे हैं, बट उसमें 2-3 बड़े अच्छे हैं। एक तो है कि सर को नेशनल अवार्ड दे दो। वो डिसाइड कर चुके हैं एक्चुअली जूरी के। अगले साल का बुक हो गया। हाँ, मतलब इसी साल वो कह रहे हैं दे दो, अब रुको मत। और उसके अलावा मैं बोल भी रहा था कि मेरे माँ बाप बड़े भावुक हैं, उन्होंने पहली स्क्रीनिंग थी लाइफ में उनकी, इससे पहले क्योंकि शोज वोज में बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग्स होती नहीं, तो वो बड़े भावुक हुए थे। तो वो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ा इनफैक्ट। और अगर आप ट्विटर पे देखें या कहीं पर भी सोशल मीडिया में देखें, सबसे अच्छी चीज़ हमारी टीम की जो विन मैं मानता हूँ वो है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे थे वो उन तक करेक्टली पहुंच गया। वरना क्या होता है, कई बारी अच्छा नहीं वर्क किया तो मैसेज डाइल्यूट हो जाता है, बट हमारे केस में मैसेज डाइल्यूट नहीं हुआ। इनफैक्ट जो एंड स्पीच है सर की, वो इट हैज गॉन प्लेसेस। तो आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट विन फ्रॉम आवर टीम एंड आई एम रियली हम्बल्ड अबाउट इट। मनोज सर, आपके अभी तक हमने बहुत सारे किरदार देखे हैं, अलग अलग आपने शेड्स निभाए हैं और सभी को दर्शकों ने बहुत प्यार भी दिया है। अगर मैं इस कैरेक्टर की बात करूं, सोलंकी का जो किरदार है, वो प्रिपरेशन के लिए कैसा गया? मतलब ये ऐसा था कि आप सेट पे पहुंचे, एक्शन बोला और आ गया, या बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे मेहनत रही है कि ऐसे कट आउट हो गए सबसे कुछ दिनों के लिए? क्या है कि मैं अपने मुंह से जब बात करूंगा ना, तो क्योंकि हर फिल्म में हर किरदार पे अपनी मेहनत करता है, उसके बारे में आदमी बात करता है, लेकिन और गुलमोहर के राहुल चिटेला भी बाद में मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि अब तुम ही बोलो कि मेरी क्या तैयारी रहती थी। यहाँ भी मैं अपूर्व को कहता हूँ कि आप ही बताओ कि मेरी तैयारी क्या थी, क्योंकि मेरे मुंह से सुनने पे लोगों को ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो हमेशा बोलते हो, करते हो कि नहीं करते हो, एक संदेह रहता है लोगों को दिमाग में। है तो मुझे संदेह रह जाता है। लेकिन मेहनत बहुत होती है यार। जब हम लोग आपसे बात करते हैं जब फिल्म के बारे में, तो किसी को एहसास नहीं हो सकता है कि इसको बनाने के पीछे कितने महीनों की मेहनत है। और मेरी तो छोड़ दीजिए, अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, दीपक किंगरानी ने जहाँ से शुरू किया, अपूर्व ने उनके साथ मिल करके उस पर काम किया, सुपर्ण एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर, फिर उनका कंट्रीब्यूशन, तो ये महीनों का काम होता है। रिसर्च जो है सबसे उबाऊ काम होता है,
सबसे दुख देने वाला काम रिसर्च, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और एक भी टेक्निकल चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वकील बहुत हैं और कोर्ट कचहरी भी बहुत सारे हैं हर राज्य में, तो कोई भी आपका गला पकड़ सकता है। तो और केस जो है ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, तो इसमें थोड़ी भी गलती करोगे आप, लोग आपका कॉलर पकड़ लेंगे। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत मेहनत का काम है। बाकी मैंने क्या तैयारी की, क्या नहीं किया, वो तो जो सारी फिल्मों में मेहनत होती है, उसी तरीके से काम किया, उसी तरीके से पसीना बहाया, उसी तरीके से फोकस्ड है कम्प्लीटली। और मैंने अब जीवन में एक चीज़ सीखा है कि मेरे डायरेक्टर को ये नहीं जानना है कि आपने क्या मेथड अपनाया। मेरे डायरेक्टर जो है वो रिजल्ट देखना चाहता है। मेथड या तरीका वो मेरा अपना है, व्यक्तिगत है। अब मैं इसको बोलता रहूं अपूर्व को कि यार पता है इस रोल को करने के लिए मैंने ये किया है, इस लाइन को मैं ऐसे, तू कहेगा यार ठीक है ना, करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो सारी तैयारी जो है एक ही चीज़ पे आकर के रुक जाती है कि भाई आपने बहुत किया मेहनत, आखिरी आउटपुट से मुझे मतलब है। ये शेखर कपूर ने मुझे बहुत साल पहले बातचीत करते हुए बताई थी कि आई डोंट वांट टू नो व्हाट मेथड यू हैव अडॉप्टेड टू प्रिपेयर, आई वांट टू सी द रिजल्ट, इफ इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग देयर देन इट इज ऑफ नो यूज टू मी। सो बाकी तो इन्होंने देखा है। हाँ, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बता पाना बड़ा कठिन है। हाँ। कि वो जो 1.5 साल की जर्नी है वो बहुत कठिन था, क्योंकि अब जैसे स्क्रीन प्ले का ही आप देखो, दीपक 18 ड्राफ्ट्स लिखे हैं दीपक ने। 18 ड्राफ्ट्स बहुत होते हैं 18 ड्राफ्ट्स फॉर एनी स्क्रिप्ट इज अ लॉट। लाइक और रिसर्च के साथ ये उसी रिसर्च को, बहुत टेक्निकल बातें हैं उसमें, लोगों को एंजॉय कराना और एंजॉय के साथ उस जर्नी का हिस्सा बनाना ऑडियंस को, कि यार जो जर्नी आप देख रहे हैं आप हिस्सा बनिए उसका, ताकि रूट करे। वो बड़ा कठिन काम था। और आई थिंक सर की मेहनत तो इंडस्ट्री जानती है शुरुआत से। मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा, और मैं कह रहा हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। मैंने वो अनुभव किया है कि कितनी डिसिप्लिन के साथ सर रोज एक ही टाइम पे सेम डे आते थे, एंड ही यूज्ड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। बाकी जो अपनी घर में अलग मेहनत चल रही है वो एक अलग। मैं तो अपनी वो बात बता रहा हूँ जो मैंने सेट पे देख रहे हैं। सेट पे नहीं, मेरे घर पे भी चल रही थी मेहनत। ओके। सेट पे तो हम बहुत लेटर स्टेजेस में गए हैं शूटिंग के दौरान। 3 महीने की तो उससे पहले प्री प्रोड में मेहनत थी ना। तो आई थिंक मेहनत होगी तभी ऐसा आउटपुट आता है, आई एम श्योर। और बट इवेंचुअली फिर सब कुछ सही बैठता है और आप एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब होते हैं। एक अच्छा परफॉर्मेंस, लोगों को अच्छे, आपका काम अच्छा लगता है, तो सारी मेहनत जो है अचानक से लगता है कि इट वाज ऑल जस्टिफाइड। इट वाज ऑल जस्टिफाइड। ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि द मनोज वाजपेयी के साथ काम करना चैलेंजिंग ज्यादा रहा आपके लिए या इजी ज्यादा रहा? मिले, देखिए दोनों ही चीजें होती हैं। बिकॉज जब आप मनोज सर जैसे एक एक्टर के साथ काम करते हैं तो आप अंदर, आपका ना दिल बड़ा तेजी से धड़क रहा होता है। मैंने इसलिए बोला ना, हाँ, वो दोनों ही चीजें होती हैं। और आसान क्यों रहा है? क्योंकि देखिए टफ इसलिए रहता है कि यार मेरी पहली फिल्म है ना, और मेरे पे एक अलग प्रेशर है कि यार वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, या सुपन क्या सोच रहे होंगे, या विनोद सर क्या सोच रहे होंगे। आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि मनोज सर ना फिल्म को अपना लेते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते ये, वो एक डिस्टेंस से काम करते हैं, चले जाते हैं। सर अपना लेते हैं। बाय ओनिंग अप यू मीन ही विल बिकम पार्ट ऑफ एवरीवेयर। वो डीओपी सिनेमैट डेक में भी बैठे हैं सर मेरे साथ कि यार क्या सोच रहे हैं बताना, एंड इट इज वेरी रेयर। और जब इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना तो आधा प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है। या फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा डायरेक्टर का डर क्या है कि यार टाइम ही नहीं दे रहे एक्टर। वो सबसे बड़ा डर है ना कि यार मैं क्या ही करूंगा। यहाँ तो सर खुद ही इतने इन्वॉल्व थे कि मेरा आधा डर वहीं खत्म हो गया था। तो वो दोनों ही चीजें हैं। बट आई थिंक इस प्रोजेक्ट में तो क्या हुआ कि सर सुपन, मेरे को लगता है वो हिंदुस्तान के बेस्ट क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। अगर किसी ने हिंदुस्तान में क्रिएटिव प्रोड्यूसर की वो वर्ड की जो मीनिंग है उसको समझा है, वो सुपन है। तो आई थिंक यहाँ हर जना वैसा, विनोद सर, एवरीबडी वाज देयर। तो अपना में कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत उम्दा। जैसे अभी सर हमारी बात हो रही थी तो आपने बोला इस देश में बहुत सारे कोर्ट कचहरी हैं, और जब खासकर ऐसी फिल्म आती है जिससे लोगों के इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं तो विवाद के भी बहुत चांसेस रहते हैं। आपको कभी कोई कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, कुछ ऐसा धमकी की क्या? नहीं, वो देखिए लगातार वो तो ट्विटर पे चले जाओ तो लगातार इस तरह की चीजें बीच बीच में आती रहती है। सोशल मीडिया के अलावा कोई कॉल पे या नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अननोन कॉल तो ना उठाता हूँ
और मैंने कुछ ऐसी सेटिंग की हुई है कि जो नंबर मेरे फ़ोन में फीड नहीं है मैंने भी करी वो आकर के कट जाता है। इस चक्कर में बहुत सारे बैंक के नंबर कट जाते, बैंक के नंबर आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स वो भी कट जाते हैं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हर कॉल आप उठा नहीं सकते हो। और मैं आपको सच में बताऊं कि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेज आते हैं मुझे, अननोन आते हैं, वो ज़्यादातर आते हैं कि इस फंक्शन में आइए या या फिल्म देखी बहुत अच्छा लगा, तो इस तरह के मैसेज आते हैं अननोन व्हाट्सएप पे। लेकिन अननोन नंबर के तो मैं मैसेज भी नहीं पढ़ता हूँ, ज़्यादातर यही होता है क्योंकि आप कितनों को आप एंटरटेन कर पाओगे, या तो आप काम करो या फिर आप सिर्फ वही करते रहो। तो या हमने चूज़ किया है कि हम काम करें, वो सब बात की चीज़ें हैं क्योंकि काम अच्छा करोगे तो ये मैसेजेज आएंगे, तभी आएंगे। हाँ बहुत करेक्ट जी। अब अपूर्व, एज ए डायरेक्टर, अगर किसी भी कंटेंट पे विवाद होता है तो आपको लगता है इससे कंटेंट का जो फ्रीडम है, या एज ए डायरेक्टर जो फ्रीडम है, या एज ए स्क्रिप्टिंग जो फ्रीडम है, वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, आँच आ रही है उस मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है, देखिए हर जने अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, आप उससे अग्री कर सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, जिसको बनाना है वो बनाए। मैं ये ट्रूली मानता हूँ कि जिसको जो बनाना है वो बनाए। अगर मैं उससे अग्री नहीं करता, मैं नहीं देखने जाऊंगा, या आप अगर मेरी फिल्म से अग्री नहीं करते तो आप नहीं देखने जाएंगे। और मेरे को लगता है लेकिन हर जने को आज़ादी है अपनी तरीके से कंटेंट बनाने की। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। और वो मेरी पसंद का भी हो सकता है, मेरी नापसंद का भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा नुकसान है। बाकी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट सर। किस बारे में? इसी बारे में कि कंटेंट का जो फ्रीडम है, अगर विवाद होता है या चीजों पे ऐसे बहुत दिक्कत होती है तो उस पर कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, विवाद वो होगी कि नहीं होगी, इस पे आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते, खास करके उस समय में जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। कोई भी आदमी अगर मान लीजिए किसी बार में बैठा हुआ है और वहाँ पे वो फ़ोन उठाता है, उसके दिमाग में एक बात आती है, अरे बंदा में ये चीज़ क्यों है, तो इमीडिएटली वो टाइप कर देगा, वो लिख देगा उसी समय। उसने सोचा भी नहीं उस बारे में, बिल्कुल नहीं सोचा उस बारे में। अभी मुझे ट्विटर पे बहुत सारे मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो उसमें से वो क्या कह रहे हैं, अरे हमने तो सोचा था कि फिल्म इस बार हमारे अगेंस्ट है, लेकिन फिल्म देखी तो हमने आपको गाली भी दी, लेकिन फिल्म देखी तो ये तो हमारे फेवर में है। तो वो लोग रिलीज से पहले एक मेंटालिटी सेट कर लेते हैं। तो आप जितनी आप उसको गंभीरता से लोगे, आपको परेशान करेंगे। अगर आप उसके तह में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने अगर अपने एजेंडा के तहत भी लिखा है तो उसने सिर्फ लिख दिया है, उसको आप बिल्कुल अपने दिल से न लगा कर, हाँ अनलेस अनटिल गाली अगर देता है, जैसे खुद मेरे साथ में अगर कोई गाली यूज़ करता है तो पहले तो देखता हूँ कि ये किस जगह का है यार, क्या मैं इसको खोज सकता हूँ सच में? हाँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, जो गाली देने वाला होता है अपना सही पता नहीं डालता, ठीक है, हाँ। तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। एक आध बार कुछ लोगों ने गाली दिया है पास्ट में, तो उनको खोज निकाला गया, मिले उनसे जाके फिर आप, और फोन पे बात भी कर लिया, उनके माता पिता से भी बात कर लिया और बोला कि कितना नालायक बेटा है आपका, हाँ। आपको पता है ये। फिर बाप ने धोया भी है उसको, बहुत ये भी कराया है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे अगर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी सेलिब्रिटी को ट्रोल करते हैं, गाली लिखते हैं, स्पेसिफिकली ध्यान रखना, हो सकता है आप की अगली बार पिटाई हो जाए। आपके माँ बाप ही करेंगे, आपके माँ बाप ही करेंगे। ठीक है, अब सोशल मीडिया का क्योंकि जिक्र हुआ, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत क्रेज चल रहा है हैशटैग्स वगैरह का, ये चीजें ट्रेंड होती हैं, फॉलोअर्स वगैरह का, ये चीजें आपको कितना इम्पैक्ट करती हैं? एज एन एक्टर, एज अ पर्सन आपकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे शायद उतने फॉलोअर्स नहीं है। हाँ, नहीं तो इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप अपनी ताकत को उस नंबर के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में खराबी है, गलती फिर वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ अगर फॉलोअर के नंबर होने से आपकी काबिलियत बनती है, इसका मतलब कि आपने अपने काम को समझा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और नंबर तो जब बढ़ेंगे सो बढ़ेंगे, और कैसे बढ़ते हैं ये हमको भी पता है, आपको भी पता है ना, कितना ऑर्गेनिक होता है और कितना बूस्टअप होता है, या आपको ही पता है, हमको ही पता है। लेकिन मैं उस नंबर को कभी भी अपने ज़िंदगी को डिफाइन नहीं करने देता हूँ, ना मैं सक्सेस को डिफाइन करने देता हूँ अपने काम को या अपनी ज़िंदगी को, ना फेलियर को भी डिफाइन करने देता हूँ अपने काम को या ज़िंदगी को। उसी तरीके से आप फॉलोअर के नंबर से अपने काम को नहीं आंक सकते। सो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपके अंदर में होना ही चाहिए।
बहुत उम्दा। हाँ। बंदा में एक सीन था, वैसे तो बहुत सारे सीन उसके बहुत दमदार है, हमारी इसके बारे में एक बार बात भी हुई थी। बंदा में एक सीन है जहाँ पे जो एक दूसरे लॉयर हैं, एज अ फैन आप उनको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जब काम आ रहा है तो बॉस पूरी टक्कर ईमानदारी के साथ। जी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ देखिए, किसी एक्टर के साथ या ये किसी और? देखिए, हम अगर एक्टर हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी सडनली सामने आ जाएं तो हम उनके पाँव छूते हैं, हम बिल्कुल। उनको देखते भी रहते हैं कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी। चल रहे हैं। तो देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जब कोई सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा होता है, जिसको देखते हुए आप बड़े हुए हैं, जिसके जिसके काम से आप सीखते रहे हैं, वो वैसे ही बिहेव करेगा। वो चाहे अगर लॉयर बिरादरी के हैं, तो जो सबसे बड़े बड़े जो लॉयर्स जाते हैं, तो जो जितने बाकी के लॉयर्स हैं, हाँ। जो वो कॉमन लोग हैं, वो देखते हैं उनको बिल्कुल। और फोटो भी खिंचवाते हैं उनके साथ में, अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, अपने दोस्तों को जाके जाके दिखाते हैं। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो उसी तरीके का आदमी है, वो आम आदमी है, वो एक छोटी जगह का है। अचानक उस जगह पे जो है बड़े बड़े लॉयर्स जो है उतर रहे हैं, तो पहले तो उसके नर्वस भी होता है, लेकिन खुद भी वो उनको फैन भी है, फैन कहीं भी ना है। फैन भी है। हाँ, लेकिन हाँ, जब आर्गुमेंट की बात, जैसे ही जज आके बैठ गए, तो फिर वो तुरंत प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है वो, क्योंकि उसको ये केस जीतना है। ये जिंदगी मौत का सवाल है। ये अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़े एक्टर आ गए और हमने जिनको देखते हुए हम बड़े हुए हैं, हम उनके पैर भी छूते हैं, हम उनसे नमस्ते भी करते हैं, उनको बैठ के देखते भी रहते हैं कि सर कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश, अरे सर हम मैंने वो जो है ना आपकी वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी, ये वो, और सब कुछ बातचीत होती है। लेकिन जैसे ही आप कैमरे के सामने जाते हो, वो एक किरदार निभा रहे हैं, मैं एक किरदार निभा रहा हूं। तो ये संबंध जो है हर प्रोफेशन में लोगों का होता है। जो मैंने कोशिश किया, मैं अपने जीवन के अनुभव से उसी को मैं वहाँ पे लेके आया। इमेजिनेशन था, लेकिन बाकी लोगों से जब मैंने पता किया तो ऐसा महसूस हुआ कि सच में ऐसा होता है। आपके साथ कभी हकीकत में ऐसा कुछ हुआ, किसी एक्टर के साथ आपने काम किया हो और घर जाके बोल रहे हो कि आज अरे मैं आज इनके साथ काम करके आया, नहीं, इनसे मतलब मिला? अमित जी के साथ मैंने 3-4 काम किए हैं जी। और उनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए हम लोग। तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि मैं और वो फिल्म कर रहे हैं। अक्सर हमने किया, आरक्षण किया, सत्याग्रह किया हमने, तो सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जो उनको इज्जत देनी हो, तो बहुत इज्जत के हकदार हैं वो हमसे, और वो इज्जत भी है। हम उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, बातचीत भी होती है, बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने जाते हैं, हम लोग दोनों प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो वो एक संबंध रहता है। बैंडिड क्वीन से लेके बंदा तक, मैं पूछूं एज एन एक्टर और एज अ पर्सन कि अविनाश, मेरे को लगता है ना ऐसी चीजें चेंज हुई हैं मेरे में, तो क्या बताएंगे? अविनाश यार, आदमी हमेशा ना बदलता रहता है, अपने आप को बदलता रहता है, अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है एज अ प्रोफेशनल और एज ए पर्सन। मैं एक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी हुआ करता था पहले। अब मेरा गुस्सा कम से कम 80% जा चुका है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी चैनलाइज हो चुका है वो गुस्सा। मैं अब पहले क्या था, रेस्टलेसनेस बहुत था मेरे अंदर में। आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत रेस्टलेस हुआ करता था, कभी एक जगह बैठता नहीं था। उस दौरान मैं सिगरेट भी पीता था, तो एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट, तीसरी सिगरेट चलता रहता था मेरा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें, जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में, देखिए हमें कोई बताने वाला तो था नहीं, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैं तो सच में कहता हूँ कि ये लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे समय पे भी आए हैं जहाँ पे आपको छोटा छोटा काम करते करते, हाँ चॉइसेस हैं, और छोटा छोटा काम करते हुए इमीडिएटली करते 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 आपको रास्ता मिल ही जाता है। हमारे पास काम भी नहीं होते थे, हम फील्ड में ही तब जाते थे जब हमको काम मिलता था, अदरवाइज कोई और रास्ता था नहीं। और दूसरा, आप किसी परिवार के नहीं थे जहाँ पे आपने बचपन से शूटिंग देखी हो, तो हमें खुद ही गलतियाँ करनी थी और खुद ही उन गलतियों से सीखना था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ अविनाश, जिसको लेकर के मुझे बड़ा फख्र है, कि जिस व्यक्ति को मैं आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जानता था, और आज मेरे अच्छे संबंध सबके साथ हैं। आई थिंक ये बहुत रेयर चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़। जी, और मैं सबके साथ में हमेशा अपने आप को अवेलेबल करके रखता हूँ। पुराने लोगों के कभी मैसेज भी आ जाए, फ़ोन भी आ जाए, तो हमेशा फ़ोन कर देता हूँ, या मैं मैसेज का जवाब हमेशा मैं कनेक्टेड रहता हूँ सबके साथ में। ये मेरा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये है।
आपने लोगों को जीता। हाँ, मैंने लोगों को, मैंने लोग इकट्ठे किए, मैंने लोग कमाए हैं यहाँ पे। अपूर्व, फिल्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स को लोगों ने प्यार दिया, जितने भी अलग अलग जो भी रहे हैं। सोलंकी की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है, जैसे सर ने भी बीच में बोला था कि लोग असली में तक बोल रहे हैं मेरा केस लड़ लो। तो इस कैरेक्टर को आगे ले जाने का कोई प्लान है कि अभी इसी सोलंकी के पास और कोई केस आ रहा है? ये तो रियल बेस था, अभी but- ऐसा कोई प्लान ऐसा नहीं, अभी तो बस हाँ। थोड़ा आराम करेंगे। नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो बहुत सारी और प्लानिंग चल रही है। जैसा कि मैं बताऊं कि हजारों हजार लोग सोशल मीडिया पे और पर्सनल विनोद जी को, जी स्टूडियो को, हम सब को जो है, जो मैसेजेज आ रहे हैं वो ये है कि आप थिएटर में इसको में करेक्ट क्यों नहीं लेके आ रहे हो। तो जी स्टूडियो और भानुशाली जी दोनों मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हो सकता है, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड कि अगर पहली बार इतिहास यह बनेगा कि कोई अगर फिल्म ओटीटी से थिएटर थिएटर में जाए। जाएगी। लेकिन Correct. वो सिंबॉलिक रिलीज होगा, वो पूरा वाइड रिलीज वो- नहीं होगा। हाँ। लोगों का रिक्वेस्ट को सम्मान देने के लिए हम कुछ एक थिएटर में जरूर रिलीज करेंगे इसको। मैं तो ये भी विश करूंगा, और आई थिंक मेरे को बहुत हद तक ये यकीन भी है कि जिन चुनिंदा थिएटर्स में रिलीज करेंगे वहां पे इतने शोज बढ़ेंगे कि आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। भगवान करे भगवान करे वो भी मुंह अपने में आप घी शक्कर। अच्छा मनोज सर, हाल ही में अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में गैंग्स ऑफ वासेपुर को शाप बताया उनके लिए। अब सच में श्राप है उसके लिए, क्योंकि हर आदमी जो है पूछता है कि आप पार्ट 3 कब बनाओगे, पार्ट 3 कब बनाओगे। तो एक डायरेक्टर को लगता है कि यार मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, उसकी कोई बात क्यों, मैं उस पर ध्यान दो ना। मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर पे थोड़ी रहूँगा। वो फिल्म बना दी उस आदमी ने, दो पार्ट में बनाई, और क्या बेहतरीन फिल्म बनाई बहुत उसने, तगड़ा। कि उसने जो है कम से कम 2 जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया हाँ, उस सबको बहुत लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर ने। और आज तक उसके मीम्स आई थिंक सबसे ज्यादा उसी के बनते हैं, या फैमिली वो मैन और के एक बनते फैमिली हैं। मैन। फैमिली मैन। तो अगर तो इसीलिए वो श्राप बोलता है। मुझे लगता नहीं कि वो किसी और वजह से बोलता है। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो होता है कि यार मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाई वी शुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड 10 years बैक, यू नो। सो बट है, बनाई है उसने, इतनी कमाल की कल्ट फिल्म बनाई। ट्रू। आपका काम, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत कैरेक्टर्स को अलग अलग जितने भी आए सबको प्यार दिया गया। हॉलीवुड का कुछ प्लान कभी? यार 7 समुंदर पार की दुनिया है, वहाँ पे मेरी टीम भी है, सब कुछ है, लेकिन जो काम आते हैं मुझे अभी तक कोई पसंद आया नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा काम आएगा जो मुझे पसंद आएगा, मैं ज़रूर काम करूँगा। चाहे वो तमिल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो बंगाली मराठी हो, काम मैं हमेशा हर जगह करना चाहता हूँ। और जब जहाँ की बात, अमेरिका की बात है, तो दूर है और बहुत कम ही रोल लिखे जाते हैं हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन जो अभी तक आए मुझे मज़ा नहीं आया। जब कुछ आएगा, जो मज़ा आएगा तो करेंगे। मतलब आप ओपन अप हैं? हाँ, बाकी आना चाहिए, कुछ बिल्कुल, अच्छा आना हाँ, चाहिए। जैसा मैंने बताया कि मेरी ऑलरेडी टीम है जो इस पे काम करती रहती है। जी। अपूर्व, बंदा तो हम सबको बहुत अच्छी लगी है, वी विश जल्दी ही थिएटर में भी आ जाए। इसके बाद और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? यू विल गेट टू नो वेरी क्विकली। अभी एकदम से मैं नहीं बता पाऊंगा, बट वेरी सून एवरीबडी विल नो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि ऐसी चीजें आए, कि ऐसा सवाल आप पूछ पा रहे हैं बिल्कुल। मुझसे। राइट। तो बट हाँ, बहुत जल्दी कुछ पता आएंगे। अभी तो So very exciting. So we'll wait for the we'll announcement. wait for few, फिर से साथ में आ रहे हैं क्या? Hopefully. hopefully। मैजिक आ जाएगा दोबारा जी। स्क्रीन पे। सर, आपके और क्या प्रोजेक्ट्स हैं इसके बाद? इसके बाद जो है, इस दुनिया के सबसे अनोखा प्रोजेक्ट आ रहा है। और हिंदुस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स अभिषेक चौबे ने वो सीरीज बनाई है मुझे और कोंकणा और सयाजी शिंदे और नासिर सर को लेके, जिसका नाम है सूप जो पीते हैं ना, सूप, वो सूप नेटफ्लिक्स के लिए है। अब नेटफ्लिक्स जब भी डेट अनाउंस करे, दैट इज़ अप टू देम कि कौन सा डेट, कौन सा महीना वो चूज़ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ढेर सारी बात। थैंक यू you. अविनाश।